इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। वो बातें जो कल तक इजराइल कह रहा था, पूरी दुनिया को बता रहा था, चिता रहा था, आखिरकार वो हमला हो चुका है और अफरा तफरी का माहौल इस वक्त पूरे ईरान के अंदर दिखाई दे रहा है। बड़ा अपडेट आप लोगों को हम ये बता दें कि पहले तो जो फ्लाइट्स हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है और खास करके तेहरान जो एयरपोर्ट है उसे खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है वहां पर जो यात्री पहुंचे हुए हैं कि फटाफट से आप एयरपोर्ट को खाली कर दीजिए, बाहर चले जाइए। अब आगे क्या अंजाम होने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव अब इस ताजा हमले के बाद और ज्यादा बढ़ने वाला है। और इन सब के बीच जो बड़ी अपडेट है वो ये कि अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले से पता था। 24 से 48 घंटे पहले अमेरिका को बता दिया था इजराइल ने कि वो ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि हमारी तरफ से ये कहा गया था कि हम इस हमले का समर्थन नहीं करते, लेकिन अमेरिका ने ये बात बताई भी तो नहीं विश्व को। ये बात अमेरिका पहले से कह रहा था कि हमने तो अपनी तरफ से जिम्मेदारियां निभा ली है, लेकिन अब इजराइल ने जो बात पहले कही थी कि आखिरकार दुनिया हमें कुछ भी समझाए, हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, ये फैसला तो आखिरकार इजराइल ही करेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू जो इस तरह की बात पहले भी कहते रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं। 13 तारीख को एक बड़ा हमला हुआ था और उसके बाद इजराइल जो हमेशा से इस तरह के तमाम वेपन्स के साथ तैयार माना जाता है, आखिर वो क्यों संयम बरत रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल था। बड़ी खबर आ रही है, पहले वो हम दर्शकों को बता दें। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि सारी बड़ी अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज आपको यही मिलने वाली है, तो फटाफट आप न्यूज 18 इंडिया को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बड़ी खबर ये मिल रही है कि जो रक्षा मंत्रालय है, ईरान का जो रक्षा मंत्रालय है, वहां पर एक बड़ी बैठक का भी आयोजन किया गया है। तेल अवीव में सुरक्षा बैठक आयोजित की जा रही है और आगे ईरान का क्या जवाब रहने वाला है ये इसी बैठक में शायद तय भी किया जाएगा। ये हाई लेवल मीटिंग है जो इस वक्त वहां पर मीटिंग हो रही है। ये दुनिया में ऐसी एक अहम बैठक है जिस पर सबकी निगाहें भी होगी कि आखिर जिस तरह से ये एक बड़ा फैसला उन्हें लेना है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि इजराइल जिस तरीके से पलटवार करेगा तो वो आर पार की मूड में पलटवार करेगा, वरना 6 दिन तक के वो सब्र कर रहा था। और एक खास बात और है शालिनी, वो ये कि ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अयतुल्ला खमेनी, आज 85 साल के वो हुए हैं। क्या ये एक सांकेतिक हमला, और इसीलिए भी सब्र से काम ले रहा था कि उनके जन्मदिन के मौके पर इजराइल बताएगा कि उनकी ताकत क्या है। दरअसल पिछले 30 सालों से जिस तरह से एक मुस्लिम कंट्री के सर्वोच्च नेता रहे हैं और जिस तरह से वो लगातार कहते रहे हैं कि सीरिया में जो हमला किया गया है इजराइल इसके लिए जिम्मेदार, और ईरान तो इस तरह के हमले को अपने जायज ठहरा रहा था, लेकिन सब्र इजराइल का इतने दिनों तक क्यों था? क्या वो वाकई इसी बड़े पलटवार के लिए तैयार था? अमेरिका से जो बात आपने कही कि इसका जिक्र उन्होंने पहले ही कर दिया था कि हम तो अपनी स्टैंड पर कायम रहेंगे कि मेरे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। लेकिन खास बात यह है कि इजराइल से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के कई और ऐसे देश हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि आप पहले ही एक युद्ध में उलझे हुए हैं, ना सिर्फ ये आपके लिए गलत होगा बल्कि दुनिया के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इजराइल अभी भी अपनी जिद पर खड़ा हुआ है और उसका ये कहना है कि दुनिया चाहे अपने नफे नुकसान से उसे समझाने की कोशिश करे, लेकिन उसका क्या नफा नुकसान है वो बेहतर जानता है। ये हमला कितने आनंद फानन में हुआ है ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि देखिए 13-14 तारीख की जो रात थी उसी दिन ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया था और आज 3 से 4 दिन के भीतर भीतर इजराइल अगर उस हमले का जवाब दे रहा है और 24 से 48 घंटे पहले अगर अमेरिका को उसने बता भी दिया था, यह इत्तला कर दी थी कि ईरान पर वो हमला करने वाला है, तो आप ये भी यहाँ पर समझिए कि जैसे ही ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तुरंत उसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने ये सोच लिया था कि जवाब देना है और किस ढंग से देना है। तो ये तो सीधी बात है जो आप कह भी रहे हैं कि इजराइल तो हमेशा तैयार रहता है, वो युद्ध के लिए भी तैयार रहता है और इस हमले के लिए तो वो बिल्कुल तैयार रहा होगा। इसलिए जैसे ही ईरान की तरफ से इजराइल पर 14 तारीख को हमला किया गया था, उस समय रॉकेट से हमला हुआ था, ड्रोन से हमला किया गया था, उसके तुरंत बाद इजराइल ने न सिर्फ अपनी रणनीति तैयार कर ली, अमेरिका को इस बारे में बता भी दिया गया। हालांकि अमेरिका इस पूरी बात से पल्ला झाड़ता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि समर्थन तो हमने किया नहीं था। ये बात अमेरिका की ओर से पहले भी साफ कर दी गई थी। दरअसल माना यह भी जा रहा है कि ये जिस तरह से ईरान ने हमला किया था, 300 से ज्यादा मिसाइलें एक के बाद एक दागी थी, सीरिया को लेकर जिम्मेदार इजराइल को वो ठहरा रहा था, लेकिन इसके बाद इजराइल कभी भी यह हमला कर सकता है। अमेरिका की ओर से भी यह बात कह दी गई थी कि आप सब्र और संयम से काम लें इस बारे में, और माना यह जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने तुरंत बात की बेंजामिन नेतन्याहू से और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये आपकी भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए कम से कम आप इस बारे में जरूर सोचें। और उसी समय अमेरिका ने इजराइल से ये कह दिया था कि एक सपोर्ट तो मेरा है, मोरल सपोर्ट है,
मैं वेपन के साथ आपको सपोर्ट करता रहता हूं, लेकिन अगर आपको ये उम्मीद है कि मैं सीधे मैदान में आपकी तरफ से उतरता दिखाई दूंगा तो ऐसा शायद अब नहीं होने वाला है। इसलिए आपको बहुत संजीदगी से फैसला लेना है। और शालिनी, मुझे लग रहा है कि आखिर इसी वजह से ये इजराइल बड़ा फैसला लेने में वक्त लगा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है IRNA न्यूज एजेंसी की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, एक तरफ तो तेहरान में जो फ्लाइट्स है उन्हें रोक दिया गया है, ये खबर हमने आपको पहले ही दी थी। जो वहां का एयरपोर्ट है उसे खाली करने के लिए कह दिया गया था, लेकिन अब ये शुक्रवार सुबह 10:30 बजे तक के लिए ये बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। खुमैनी हवाई अड्डा, इमाम खुमैनी हवाई अड्डा, वहां से भी लोगों को अब बाहर जाने के लिए कह दिया गया है। तो तेहरान जो है वहां से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। इसके अलावा मेहराबाद ये एयरपोर्ट है और यहीं की तरफ से बात सामने आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 10:30 बजे तक के लिए जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ा हमला नहीं है। जो शुरुआती रिएक्शन ईरान का सामने आया था उसमें वो यही कहता हुआ दिखाई दिया था कि हमारे जो परमाणु संयंत्र वहां पर हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया गया है इजराइल की तरफ से। तो मतलब वो ये कहने की कोशिश में था कि शायद ये बहुत हल्का हमला इजराइल की तरफ से किया गया, जो कि शायद वो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी। अमूमन हमने देखा है कि ऐसे हमलों के बाद देश ऐसा करते हैं, लेकिन अब जबकि तेहरान एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है, कुछ दूसरे एयरपोर्ट हैं जहां पर फ्लाइट रद्द कर दी गई है, तो ये तो सीधी तरह से ईरान यहाँ पर डरा हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे और हमला इजराइल की तरफ से किया जा सकता है। ईरान जो बात इस वक्त कह रहा है शालिनी, इजराइल ने भी यही बात की कि जितने भी हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, दरअसल 99% हमलों को खत्म कर दिया गया, यानी कि उससे बहुत मामूली से नुकसान हुआ है। लेकिन अगर मामूली सा नुकसान भी हुआ है तो क्यों इतना बड़ा पलटवार उसे करना पड़ रहा है? और ठीक उसी तरीके से ईरान इस वक्त के रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जिस जिस जगह इजराइल ने हमला किया है उससे अभी उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो लगातार खबरें आ रही है कि कई एयरपोर्ट है खाली कर दिया गया है, एयर स्पेस खाली करवाया जा रहा है, अपने विमानों को एयरपोर्ट से पूरी तरह से हटाया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि ईरान को पता है अब इजराइल का जो हमला होगा पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है और खास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाया जाएगा जहां से बड़ा नुकसान ईरान को हो। कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो कुछ कमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका भी सवाल जो है वो हमें ले लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोग खुश भी हैं इस हमले के बाद। किसी ने लिखा है जन्मदिन मुबारक खुमानी, और किसी ने लिखा है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर मीर साहब है उनका दिखाई दे रहा है, जो कि ये कह रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? ईरान के अंदर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पैनिक कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर नॉट गेटिंग एनी न्यूज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये जो अभी हमला है बस कुछ ही मिनट पहले का है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और पिछले भी तमाम मौकों पर हमने ये देखा है कि भारत सरकार ने जो भी उनके नागरिक ऐसे जहां पर लड़ाई हो रही है उस क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें बहुत आसानी से भी अगर हम कहें और बहुत मतलब इस क्रूशियल टाइम में कैसे उन्हें बाहर निकालना, बहुत भारत सरकार को हमने देखा है कि वो सावधानी के साथ इस काम को करती है। और अगर ऐसा होता है कि ईरान में भी जो भारतीय छात्र फंसे हैं उन्हें भी अगर निकालने का मौका आता है, बारी आती है, तो भारत सरकार उसे भी करेगी। बिल्कुल। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ही ये ईरान की तरफ से हमला हुआ था तुरंत ना सिर्फ ईरान के विदेश मंत्री से बात की थी बल्कि इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात की थी, यानी जाहिर कर दिया था भारत ने कि उनका स्टैंड क्या है। सबसे पहले भारतीयों की तमाम सुरक्षित स्थिति होनी चाहिए, चाहे दोनों ही देशों में हो। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बात की थी। जो हाईजैक किया गया था जहाज, उसके बाद उस पर जो 17 भारतीयों की मौजूदगी थी चालक दल में, उनके बारे में बातचीत उन्होंने की थी कि सबसे पहले भारतीयों की कुशलता हमारा पहला लक्ष्य है। और उसके बाद उन्होंने सलाह भी दी थी कि आपके जैसे भी हालात हैं, बेहतर यही होगा ना सिर्फ आप दोनों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कि आप संयम से काम लें और बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए अपने मसले को हल करने की कोशिश की। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। जिस तरह से अब ये तमाम दर्शक हमारे न्यूज़ 18 इंडिया पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से ये दुनिया भर की चिंता हो रही है, इस पर चिंता भारत सरकार ने जाहिर की है। लगातार चर्चा उनकी हो रही है कि किसी भी भारतीय को किंचित मात्र भी नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता। एक कमेंट में यहाँ पर और लूंगी। अब AK इलेक्ट्रिकल है, उनकी तरफ से लिखा गया है कि ईरान में आतंकी हमला है ये। देखिए, ये आतंकी हमला नहीं है, ये दो देशों के बीच में जंग के हालात हैं, जब दो देशों के सैनिक आपस में युद्ध करते हैं, जब दो देशों की जो सरकारें हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर इसे आतंकी हमला नहीं कहा जाता है। आतंकी हमला तो वो होता है जो पीछे से घुसपैठ करके, और हमने कई बार देखा है सुसाइडल जो अटेम्प्ट किया जाता है, उससे हम आतंकी हमला कह सकते हैं। ये तो दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो खुद यहाँ पर इन्वॉल्व है, सेना
यहाँ पर सेना के जरिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर एयर स्ट्राइक की जा रही है तो वो एक देश की सेना के जरिए दूसरे देश के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं। इसे आतंकी हमला तो नहीं कहा जा सकता ना। ये अपनी अपनी सोच का विषय है। दरअसल शालिनी, जैसा कि होता है दुनिया भर में जहां पर भी इस तरीके की हिंसक वारदातें होती है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लोग अपने अपने नजरिए से इसे देखते हैं। जिस तरह की उनकी अपनी विचारधारा होगी, शायद ये उसके तहत अपनी अपनी राय रखते हैं। हालांकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है न्यूज़ 18 इंडिया पर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पर अपनी आप राय जरूर जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया को ये पता चलेगा कि आपकी क्या ओपिनियन है, और दुनिया की ओपिनियन भी आप जान पाएंगे इसमें कि दरअसल इस तरह के हालात क्यों हैं, पीस के लिए कौन जिम्मेदार है आखिर, और इसका एक पुराना इतिहास भी अपना रहा है। जिस तरह से हालात अभी इजराइल जो है ना सिर्फ यहाँ पर उलझा हुआ है, हिजबुल्ला के साथ में उसकी लड़ाई चल रही है, वहाँ गाजा में जिस तरह से हमास के हमलावरों के साथ वो भिड़ रहा है, ऐसे में तमाम तरह की ओपिनियन आती है। जिस तरह से इनका तर्क है कि ये किस तरह का हमला है, हमास के लिए अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, हिजबुल्ला के लिए अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, जो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं उसे वो योद्धा मानते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि दुनिया भर के देश इससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। और दुनिया के हितों को प्रभावित करने वाली बात ये होती है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को हर देश को ध्यान में रखना होता है, इस तरह की लड़ाई से हर देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा होता है, और उसकी अर्थव्यवस्था इससे सीधे प्रभावित होती है। अगर ईरान और इजराइल की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो जो इनसे संबंध है, इनसे एसोसिएशन में हैं, उनके भी हित इससे सीधे जुड़े होंगे। बिल्कुल, इफेक्ट पड़ना शुरू हो भी चुका है। ताजा अपडेट आपको हम बता दें, मिडिल ईस्ट में ये जो तनाव बढ़ा है, इसके बाद क्रूड ऑयल का जो प्राइस है आज 4% वो बढ़ चुका है। देखिए जो पूरा इलाका है, क्रूड ऑयल की जो सप्लाई होती है 20%, वर्ल्ड में जो सप्लाई होती है उसका 20% इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, और दोनों देशों के बीच में जब तनाव बढ़ता है तो ये जो रास्ता है वो बाधित होता है, और यही वजह है कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ सकता है। अंदेशा पहले तो जताया जा रहा था, लेकिन अपडेट ये जो युद्ध छिड़ा है दोनों देशों के बीच में, ताजा हमला इजराइल का ईरान के ऊपर, 4% आज ही क्रूड ऑयल का दाम बढ़ चुका है। और ये अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा, अब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर अगर हमला हुआ, जैसा कि कह भी दिया है ईरान ने, तो बता भी दिया है कि अगला हमला हम करने वाले हैं, और हम तो जो परमाणु संयंत्र है, इजराइल के जो परमाणु संयंत्र हैं उन्हें हम निशाना बनाएंगे और हमला हम करेंगे। तो आप ये समझिए कि क्रूड ऑयल का जो दाम है अब इसके बाद आगे और बढ़ेगा, और जो पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है उसी के चलते आप ये समझिए कि दाम बढ़ेंगे, और फिर हर किसी की जो जेब है उसके ऊपर असर पड़ेगा। वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना, इसका मतलब जितने भी देश हैं उन सभी में दाम में इजाफा होगा। मध्य पूर्व का जो यूरोपीय भारतीय संबंध की बात है, अभी G20 में इसकी शुरुआत भी हुई थी कि किस तरह से इस आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी हम सभी लोगों की, और ये भारत के लिए भी एक महत्वाकांक्षी बात थी। G20 में इसकी शुरुआत भी हुई थी, बढ़ चढ़कर के इस पर बातचीत भी हुई थी कि किस तरह से अब ये आर्थिक विकास के लिए सभी के हित में भी होगा। लेकिन जिस तरह से अब ये जंग है, ये सिर्फ छोटी मोटी दो देशों के बीच की जंग नहीं है। जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं, ओपिनियन भी लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं लोग, जो तमाम हमारे दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर, वो भी इस बात को लेकर के संजीदा हैं और चिंतित हैं कि इसका असर दुनिया भर पर पड़ने वाला है। भारत ने दरअसल पिछले कुछ वक्त में अपनी स्ट्रेटजी को एक नया नाम देने की कोशिश की है। जब भी दुनिया भर में कहीं इस तरह के हालात होते हैं, जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई नजर आती है, तो भारत की आजादी के बाद से नीति रही है कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, यानी कि हम किसी भी खेमे में नजर नहीं आएंगे, हम किसी एक का साथ देकर दूसरे के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस तरह की भाषा और परिभाषा का इस्तेमाल भारत की ओर से किया जा रहा है कि अब हम विश्व मित्र की भूमिका में हैं, हम गुटनिरपेक्ष क्यों रहे, हम अपने और दुनिया भर की भलाई के लिए, दुनिया भर के देशों की भलाई के लिए क्यों ना एक मित्र की भूमिका में आए, ये दुनिया देखे कि भारत उनके लिए क्या बेहतर कर सकता है, और दुनिया में भारत जाकर के क्या बेहतर कदम उठा सकता है। और इसी दृष्टि से इस पूरे मामले को भी देखा जा रहा था, मिडिल ईस्ट की जहां पर आप बात कर रही हैं, जिस तरह से ये पूरा मामला प्रभावित होगा। भारत ने इस पहले ही हमले के दूसरे दिन जयशंकर ने जिस तरह से बात की विदेश मंत्री ने, ये उसी चिंता का एक कारण भी था कि न सिर्फ भारतीयों की चिंता बल्कि दुनिया